नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। 10 राज्य नहीं चाहते कि नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षा हो। क्या कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मांग के बाद भी नीट और जेईई की परीक्षा होगी? तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ओडिशा, केरल, पुदुचेरी, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने साफ साफ कहा है कि इस हाल में नीट और जेईई की परीक्षा ना हो। क्या केंद्र सरकार इन 10 विपक्षी राज्यों की मांग को अनदेखा कर देगी? सोनिया गांधी के साथ 7 विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही थी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक लाइन खींच दी। सबके सामने कह दिया कि तय करो कि लड़ना है कि डरना है। एक ही व्यक्ति देश चलाएगा, हम हाथ पर हाथ धरे रहेंगे तो संघीय ढांचे का क्या होगा? यूएस में उन्होंने स्कूल खोल दी और ऑलमोस्ट 97,000 बच्चे 1 लाख के आसपास वो संक्रमित हो गए। क्या करेंगे ऐसे अगर स्थिति हमारे यहाँ आ गई तो? हम जाएंगे, केंद्र के सामने जाएंगे, ठीक है, हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे। जो बात आपने कही वो सच है, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। और इसके बाद रणनीति पर बात होने लगी कि क्या क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारें अपना पक्ष रख चुकी हैं और केस हार चुकी हैं। फिर से चर्चा चली कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री से बात की जाए। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को 3 बार पत्र लिखा है कि परीक्षा अभी ना कराएं, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अटॉर्नी जनरल को महाधिवक्ता को आदेश दिया है कि विपक्षी दलों से मिलकर रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास अगर समय नहीं मिला तो सितंबर आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस मसले पर प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलना चाहिए। We also may appeal the Supreme Court. If central government feel not to appeal, then we as a state government, because we are also elected government, let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the timing unless the situation allows students to sit for exam. We have written to the Prime Minister 3 times on this issue of University Grants Commission being told to hold the other college exams, to delay them or to let the students be passed. We are told no. Now, I think if, as Mamata ji has suggested, all of us states take this up combined with the Supreme Court and fight it out there. And let's try and see that the Supreme Court, which has so far given a negative opinion, may on a review petition, may listen to us. There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with uncaringly. Now there are many more issues, and I'm sure you are much more aware of them than I am. नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर विपक्षी दल की सरकारें बनाम बीजेपी सरकार का मामला बन चुका है। विपक्षी दलों की बैठक में ओडिशा और दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, मगर इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को ही कहा था कि परीक्षा ना हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर परीक्षा के विरोध को समर्थन दे दिया है। अपने ट्वीट में राहुल ने कहा है कि नीट जेईई के अभ्यर्थी अपने भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें कोविड के संक्रमण की चिंता है, आने जाने के लिए परिवहन और रुकने की व्यवस्था को लेकर परेशान हैं। सरकार को सभी की बात सुनकर एक स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए और इनके ट्वीट के नीचे #anti-student-Modi गवर्नमेंट लिखा है। उधर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वाम संगठन आइसा ने भी परीक्षा के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इस परीक्षा के विरोध में 4200 छात्रों ने 1 दिन का उपवास रखा। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने यूपी के अलग अलग छात्रों से बात की है जो इस परीक्षा की तैयारी से संबंधित हैं। देश भर से छात्र और उनके माँ बाप ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी महामारी फैली हो तो सितंबर में दाखिले के इम्तिहान करवाने पर सरकार क्यों अड़ी है। 21 साल के प्रशांत पटेल नीट के लिए बैठ रहे हैं, जिनका परीक्षा केंद्र 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में राज्य के सबसे ज्यादा 6,500 मौजूदा मामले हैं और 303 लोगों की मौत हो चुकी है।
मेरा एग्ज़ाम सेंटर है लखनऊ, मेरे घर से उसकी दूरी 350 किलोमीटर है, तो वहाँ तक जाने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा और इवन ट्रेन भी इस समय चल नहीं रही हैं, तो हम रास्ते में जाएंगे तो हमारे संक्रमित होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बहुत सारी भीड़ होगी। जैसा कि आपको पता है, हम पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो वहाँ पे और भी सारे पेरेंट्स लोग आएंगे, तो वहाँ पे खूब सारी भीड़ होगी, तो हम वहाँ पे संक्रमित हो सकते हैं और यह काफ़ी जोखिम भरा काम होगा। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि इस समय मेंटल प्रेशर की वजह से हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है अच्छे से। इस समय कोरोना काल चल रहा है और 13 सितंबर को जो है पेपर है नीट का, तो बच्चे को साथ लेकर के लखनऊ जाना मऊ से तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि साधन नहीं है, बस से जाना पड़ेगा। कभी कभार बस मिलती हैं और उसमें जो है दिक्कत होगी संक्रमित होने की, क्योंकि तमाम लोग रहेंगे, जहाँ सेंटर है वहाँ भी तमाम लोग रहेंगे, तो आना जाना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस परीक्षा को जो है स्थगित कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा भविष्य के लिए। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले सिद्धार्थ नगर में हसन अरकाम, आर्यन चौधरी और यहिया खान नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये और इनके परिवार वाले अलग अलग वजहों से परेशान हैं। चूँकि अब अपनी प्राइवेट गाड़ी तो है नहीं, तो हमें गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, जिसका 7,000 के करीब हमें उसका देना पड़ जाएगा। तो फाइनेंशियली तो अभी लॉकडाउन की वजह से सब जगह मतलब प्रॉब्लम हो ही रही है। तो सर वहाँ पहुँचने पर बच्चों के लिए मतलब हम लोग अंदर से सेफ्टी फील नहीं कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ किस उसमें कैसे एग्ज़ाम देंगे। सरकार तो कह रही है कि मतलब वहाँ पूरी सुविधा मिलेगी बच्चों को, लेकिन हम लोग अंदर से मतलब मेंटली तैयार नहीं है कि अभी जब तक ये कोविड का चल रहा है मामला, तब तक बच्चों को मतलब ना ये एग्ज़ाम दिया जाए, उनसे नीट का भी ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एग्ज़ाम्स मई में होने थे, उस हिसाब से हम लोग ने प्रिपरेशंस की थी, लेकिन फिर उसके बाद डेट्स 2 बार पोस्टपोन होने के बाद मतलब धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ने लगा और फिर प्रिपरेशन भी लूज़ होने लगी, और जिस हिसाब से प्रिपरेशन कोटा में होती थी, यहाँ पर उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी छात्र परेशान हैं। डर तो हमें पढ़ाई से नहीं लग रहा, तैयारी तो हमारी अच्छी चली है, बट डर इस चीज़ का है कि वहाँ जाने के बाद आपने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उससे डर लग रहा है। लाइक अगर वो भी फॉलो होती है तो प्रेशर दिमाग में रहता है कि हम एग्ज़ाम दें या उस चीज़ को प्रेशर करें कि हम कोरोना से इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएंगे जाने के बाद। ऐसी ही चिंताएं 2000 किलोमीटर दूर चेन्नई में भी हैं। बी कृतिका डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन सोच सोच के हैरान हैं कि परीक्षा केंद्र पहुंचेंगी कैसे, क्योंकि तमिलनाडु में सरकारी बसें वगैरह चलना शुरू नहीं हुई हैं। दीक्षिता को जेईई और फिर नीट के इम्तिहानों के लिए सितंबर में 2 बार कांचीपुरम जाना पड़ेगा, एक ऐसा शहर जहां कोविड काफी फैला हुआ है। हम परीक्षा केंद्र कैसे जाएंगे? बसें हैं नहीं, बहुत दूर जाना है, इतवार को ऑटो भी नहीं मिलते और पूरा लॉकडाउन भी है। हमारी जिंदगी ज्यादा अहम है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी नीट या मेडिकल कॉलेजेस में जा पाएंगे। हमें पता नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होगा। माँ बाप भी तो छात्रों के साथ आएंगे। बाढ़ से जूझ रहे बिहार और असम में इस बारे में लोगों की मिली-जुली राय है। Condition of some states are still terrible for this virus, whereas the students of flood hit areas. ग्रामीण और बाढ़ प्रभावित इलाकों में इम्तिहान देने के लिए कैसे जाएंगे? सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए था और एक तरकीब परीक्षा बढ़ाने की थी, जिसके बारे में लॉकडाउन के दौरान तैयारी कर ली जाती। Control the crowd. They could have taken this measure during the lockdown also. मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब को रखते हुए ध्यान में हम लोगों को एग्ज़ाम देना चाहिए। चेन्नई से सैम डैनियल के साथ लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सरकार का कहना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं और उन्हें भी परीक्षा देने वाले छात्र और मां बाप संपर्क कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि परीक्षा हो।
मंगलवार को परीक्षा की गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। इस गाइडलाइन के जरिए भरोसा दिलाया गया है कि परीक्षा केंद्रों में सारी सावधानियां बरती जाएंगी। लेकिन इस गाइडलाइन में एक बात है, हर छात्र को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ना किसी कोरोना के मरीज के संपर्क में आया है। ये कोई छात्र कैसे दे सकता है और क्यों देगा, इस पर मेरे कुछ सवाल है। क्या छात्रों को अब परीक्षा केंद्र जाने से पहले कोविड का टेस्ट कराना होगा? कोविड टेस्ट का खर्चा सरकार देगी या गरीब छात्रों को उठाना होगा? और ये कहां जाकर लाइन में लगकर टेस्ट कराएंगे? बगैर लक्षण के कैसे पता चलेगा कि कोविड है या नहीं है? क्या सरकार बिना जांच के बता सकती है कि किसी को कोविड है या नहीं है? सैंपल देखकर छात्रों को टेस्ट रिपोर्ट आने तक तनाव में रहना होगा। यही नहीं, अगर पॉजिटिव होगा तो उस पर सरकार की क्या नीति होगी? क्या पॉजिटिव छात्र को परीक्षा से रोक दिया जाएगा? उसके नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? दफ्तर बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, पर्यटन बंद है, मगर परीक्षा चालू है। क्यों? किस लिए यह तालाबंदी की गई थी? उसमें भी कहीं परीक्षा हो रही है, कहीं परीक्षा नहीं हो रही है। करोड़ों लोगों की नौकरियां दांव पर लगा दी गई तालाबंदी के नाम पर। लेकिन अब देखिए कि 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हम कोरोना के मामले में भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सके। हर दिन डेटा बदल बदल कर तारीफ की जाती है। जब इसका संक्रमण इतना फैल रहा है तो किस आधार पर इन छोटे बच्चों को, 19-20 साल के किशोर किशोरियों को आप परीक्षा सेंटर की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? सरकार कहती है कि परीक्षा के पक्ष में है। कहां से यह जनमत मिल रहा है? तो ऑनलाइन जनमत ही करा ली जाए। इस तरह से न्यूज चैनलों को भी ब्रेक मिल जाएगा सुशांत सिंह से कवरेज में। यह कौन सा ऑनलाइन इम्तिहान है दुनिया का जिसके लिए ऑफलाइन दूरी तय करनी होती है कि हम 300 किलोमीटर चलकर ऑनलाइन इम्तिहान देने जा रहे हैं? मजाक बना रखा है ऑनलाइन का भी। ठीक है कि पसंद के जिले में सेंटर मिला है, लेकिन वहां लॉकडाउन है। जैसे बिहार में, वहां के छात्र कैसे दूरी करेंगे? जिले में बस नहीं चलती है। ट्विटर पर कई दिनों से नीट और जेई के छात्र ट्रेंड करा रहे हैं। हैशटैग एंटी स्टूडेंट मोदी गवर्नमेंट, हैशटैग पोस्टपोन जेई नीट, हैशटैग नो एग्जामिनेशन इन कोविड, हैशटैग पोस्टपोन जेई नीट टुडे, हैशटैग नीट 2020, हैशटैग जेई नीट, पोस्टपोन जेई नीट इन कोविड, एंटी स्टूडेंट। इस तरह के ये सारे ट्वीट कराए जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ सरकार विरोधी खेमे के ट्वीट हैं? क्या ये छात्रों की वास्तविक मांगे नहीं हैं? ट्विटर पर अभिषेक सिंह ने लिखा है कि हम सिर्फ परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर लीजिए प्लीज। आलोक त्रिपाठी ने ट्वीट किया है कि मेरा परीक्षा केंद्र 424 किलोमीटर दूर है, मेरे लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कीजिए या फिर परीक्षा रद्द कर दीजिए। मनीष वर्मा ने ट्वीट किया है कि मेरा सेंटर 157 किलोमीटर दूर है, प्लीज। हैशटैग नरेंद्र मोदी को भी लिख रहे हैं कि आई रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी एंड रीट्वीट इट। ऋतिक राज ने ट्वीट किया है कि मुझे बताइए कैसे जाऊं परीक्षा देने, मेरे घर से सेंटर तक ना ट्रेन है ना बस है, अगर एक दिन पहले पहुंचा तो रुकूंगा कहां। प्रीति पांडे ने ट्वीट किया है कि सर मेरा परीक्षा केंद्र रायपुर है, मैं रायगढ़ में हूं, मैं 370 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करूंगी। पोस्टपोन जेई नीट इन कोविड। अनुपम कांत मिश्रा ने ट्वीट किया है कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने सरकार ने परीक्षाओं को स्थगित रखा जब कोरोना के मामले आज से बहुत कम थे, पहले कम थे, और आज जब मामले बढ़कर 30 लाख पार कर चुके हैं तो सरकार जेई नीट की परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है शिक्षा मंत्री जी। कुमार प्रिंस ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को टैग करते हुए लिखा है कि मेरे भाई का सेंटर गोरखपुर में आया है, जो कि बिहार में उसके गांव से 112 किलोमीटर दूर है। इस समय उसके इलाके में बाढ़ है, वो परीक्षा देने कैसे जा सकता है। एक तरफ कोरोना को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से तालाबंदी का सुझाव आता है, दूसरी तरफ परीक्षाएं हो रही हैं। सिर्फ नीट और जेई की ही नहीं, कई अन्य परीक्षाएं कई राज्यों में हुई हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में भी। किसी छात्र ने कहा कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया जाए तो परीक्षा देना चाहते हैं। ये कौन सा तर्क हुआ? डाउनलोड करने से ये कैसे मान लिया गया कि परीक्षा देना चाहते हैं? उनके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के अलावा और क्या विकल्प है? इस बीच तमिलनाडु से सैम डैनियल ने खबर दी है कि नीट की परीक्षा कराने की कोई जरूरत नहीं है, 12वीं के नंबर पर एडमिशन दे दिया जाए। वहां की सरकार ने केंद्र को लिखा है, AIADMK सरकार में बीजेपी शामिल है, अब क्या बीजेपी इस्तीफा दे देगी वहां से? राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इस बात की अनुमति दी जाए कि 12वीं के आधार पर मेडिकल में एडमिशन दे दिए जाएं। राज्य में हर दिन 6000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं कोरोना के।
राज्य सरकार नहीं चाहती कि नीट की परीक्षा हो। अपने पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने लिखा है कि जिन्हें लक्षण नहीं है वो परीक्षा केंद्र में आ सकते हैं। ये स्थिति है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक तस्वीर ट्वीट किया है कि इस तरह से आप परीक्षा देने आइए, परीक्षा केंद्र में इस तरह से BHU की परीक्षा केंद्रों में तमाम चीज़ों के इंतजाम होंगे। अब इन तस्वीरों को जरा BHU अपने ही कोविड अस्पताल की तस्वीर ट्वीट कर दे, हद होती है। एक दिन पहले देश की बात में अजय सिंह की रिपोर्ट थी कि उस अस्पताल में कोविड के इलाज के दौरान लापरवाही की इतनी खबरें आ रही हैं, लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कोई मरीज की डेड बॉडी गायब हो जाती है, शवों का अदला बदली हो जाती है शवों का, और कोई कूद कर मर जाता है और अस्पताल प्रशासन उसे रोक नहीं पाता है, और बाद में उन्हें मानसिक रूप से बीमार घोषित किया जाता है। और अब ये खाली परीक्षा केंद्र में बिठाकर मॉडल बताया जा रहा है कि ये परीक्षा दिया जा रहा है। अपने अस्पतालों के इंतजाम की तस्वीरें अगर इस तरह से ट्वीट की गई होती तो पहले से ज्यादा लोगों में भरोसा होता कि हमारी माननीय आदरणीय सरकारों ने 4-5 महीने में करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर तालाबंदी के दौरान इस तरह का इतना अच्छा इंतजाम कर लिया है, जिस देश में 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब आपको ब्रिटेन ले जाना चाहते हैं, वहां भी कुछ काउंटी में स्कूल खुले हैं, लेकिन वहां के माँ बाप भी चिंतित हैं। वो बड़ी खराब व्यवस्था वहां को भी लेकर हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वहां के प्रधानमंत्री की इतनी आलोचना होती है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आप अपने सुझाव प्रधानमंत्री को दीजिए, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। यहां पर छात्र कई दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि हमारी सुन लीजिए, हम 400 किलोमीटर 150 किलोमीटर कैसे यात्राएं करेंगे। यही नहीं, खाड़ी के देशों में कई हजार छात्र फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन्हें वंदे मातरम विमान में प्राथमिकता के आधार पर जगह दी जाए। कितनी जगह दी जाएगी? हजारों छात्रों को क्या पहले से बुक कराए गए टिकट कैंसिल करके इन्हें बिठाया जाएगा ताकि ये भारत आकर परीक्षा दे सकें? इस तरह से पूरा चारों तरफ अगर आप देखें तो व्यापक तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। निर्णय और अनिर्णय की स्थिति में अगर आप देखें तो छात्रों को 19-20 साल के छात्र हैं, पिछले 15 दिनों से परीक्षा के आखिरी चरणों में इन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया है। हो सकता है कि कुछ लोग देना चाहते हो, मगर सरकार को सामने आकर तमाम लोगों के सवाल लेकर जवाब देना चाहिए था कि वो क्यों कराना चाहते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की आड़ में वहां पर जो भरोसा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, उस पर कोई ये जिद ठीक नहीं है। तो कम से कम आप छात्रों की काउंसलिंग भी कीजिए। यहीं पर हम ब्रेक लेते हैं, जो होना होगा वो होता रहेगा। छात्रों को भी समझना होगा कि किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस देश में काम करती हैं, काम कर रही हैं। जम्मू से ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, फिर ब्रेक लेते हैं। जब पिलर जहाँ पे थे वहां से जमीन खिसक गई, तो ये लोगों गुहार लगाते रहे प्रशासन से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कर पे। आज इसके माध्यम से एक तो लोगों को नुकसान यहाँ पे हुआ, कनेक्टिविटी में काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों को अब दूर का सफर तय करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि प्रशासन की अनदेखी के कारण आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरी ताकत से भाजपा के लोगों को यहाँ पे दिया, लेकिन रख रखाव के लिए पूरे जम्मू शहर में 24 घंटे से भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। हर जगह पे पानी का सैलाब, हर जगह लोगों के अंदर पानी जाना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो स्मार्ट सिटी के दावे करते थे वो पोल खुल के रह गई। अभी भी 216 नंबर पे है। कब लोगों का सपना पूरा होगा, कब ये स्मार्ट सिटी बना पाएंगे? पानी जब आया था ना, तो ये पूरा जो मेरी खेती तो जान से लेकर ओ वहाँ तक कर, समझा। 3 दफा राजेंद्र गुप्ता के पास गए, उसने बोला कि इधर हमारा कोई हक नहीं है, हमने ये काम करेंगे। अच्छा, फिर इधर क्रेट डालने से वो भी पूरी 8 कनाल जमीन हो, वहाँ से लेकर मेरी रुड़ी हुई है, कोई सुनता ही कोई नहीं। देखिए, सुबह 2 घंटे सिर्फ बारिश हुई है और ये पुल जो 2008 में बना था, इसके जो किनारे थे वो उनकी मिट्टी निकल गई और ये पुल पूरा का पूरा नीचे बैठ गया है। और यहाँ के जो जमींदार लोग हैं, उनकी ज़मीन, किसी की 8 कनाल ज़मीन कटी है, किसी की 2 कनाल ज़मीन कटी है। ये बेचारे कब से गुहार लगा रहे थे गवर्नमेंट से, यहाँ पे क्रेटिंग की जाए साइडों पे, तो हमारे जो नुकसान है उसको हमें बच सके, मगर किसी ने यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। आज करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया।
दिल्ली में फिर से मामले बढ़ने लगे हैं और सरकार सतर्क हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले अचानक बढ़े तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार सुबह ही अपने घर आपात समीक्षा बैठक की और कई अहम फैसले किए। अगले एक हफ्ते में रोजाना टेस्ट की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 40,000 की जाएगी। ठीक होने के बाद जिन लोगों को जरूरत होगी उनको मुफ्त पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए जाएंगे। मास्क ना पहनने और दूरी के नियम का पालन ना करने वालों पर सख्ती की जाएगी। आज की डेट में टेस्ट लगभग 20,000 टेस्ट पर डे होते हैं। इसको हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट पर डे करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी जो पहले थी, टेस्ट एंड आइसोलेट, टेस्ट एंड आइसोलेट। जितने लोग हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके, जितने कोरोना के मरीज हैं उनको एग्रेसिव तरीके से चिन्हित करके और उनको आइसोलेट किया जाए, तो टेस्ट्स की संख्या एक तो डबल कर रहे हैं। बीते 10 दिनों में कोरोना के मामले कुछ इस तरह बढ़े हैं। 16 अगस्त को 652 मामले सामने आए थे, 17 अगस्त को 787, 18 अगस्त को 1,374, 25 अगस्त को 1,544 और 26 अगस्त को 1,693 मामले सामने आए, जो 11 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार बढ़े मामलों से निपटने को तैयार है। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है, सब लोग टेस्टिंग भी कराओ और सब लोग मास्क भी पहनो और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। दिल्ली में पिछले दिनों कोरोना के मामले लगातार घट रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के जहन से कोरोना का डर ऐसा निकला कि हाथ जोड़कर नमस्ते करने वाले लोग हाथ मिलाने लगे थे। आपको डर नहीं लगता, ये अच्छी बात है, लेकिन सतर्क रहें और सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की एक दवा को लेकर रवीश रंजन की ये रिपोर्ट जरूर देखिए। लखनऊ के सीएमओ की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें लिखा है कि आइवरमेक्टिन की दवा कोरोना से बचने के लिए मददगार है। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दवा की मांग उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में बढ़ गई। इस दवाई की जो बिक्री है 20 से 25 दिन पहले, मतलब ये दवाई महीने में एक आधा पत्ता बिकता था, डॉक्टर लिखता था, लेकिन अब ये इतनी डिमांड में आ गई कि डेली आप ये समझ लो 10 से 12-15 पर्चे डॉक्टर लिख के दे रहे हैं। अच्छा। मतलब इसकी डिमांड एकदम से काफी बढ़ गई है। ये दवा दिल्ली में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बहुत कम। शहर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी के एमएस बताते हैं कि रोजाना नई रिसर्च के साथ मरीजों को देने वाली दवा भी बदल रही है। मसलन शुरुआत में बड़े पैमाने पर HCQ दी जा रही थी, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं दिखा, इसलिए ये बहुत कम दी जा रही है। हो सकता है इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रणनीति बदली हो। हमारे यहाँ पे क्योंकि दिल्ली में रेमडेसिविर भी उपलब्ध है, टोसिलिजुमैब भी उपलब्ध है और प्लाज्मा थेरेपी भी उपलब्ध है, तो हमारे पास पूरा जो है सारी जो दवाइयाँ हैं जो भी अभी तक मार्केट में अवेलेबल है, सारी यहाँ पर उपलब्ध है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ महंगी हैं, तो ऑब्वियसली ये रहता है कि भाई यदि मार्केट में अल्टरनेटिव सस्ती दवाइयाँ हैं तो उसको कई स्टेटों में प्राथमिकता दी जाती है। वैसे तो पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए आइवरमेक्टिन की 2 डोज के बीच 7 दिन का अंतर होना चाहिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में पॉजिटिव मरीजों के लिए 3 दिन तक एक गोली लेने की सलाह दी गई है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के हेड अतुल कक्कड़ मानते हैं कि ये दवा वायरस का लोड शरीर में कम करती है। देखिए, बहुत सारी दवाइयाँ अब जो कोविड के टाइम में रीपर्पस हुआ, रीपर्पस मतलब कि बनी किसी और चीज के लिए थी बट अब किसी और चीज के लिए यूज हो रही है। तो वैसे ही ये जो दवाई है ये यूज होती है वर्म्स के लिए, कीड़ों के लिए। ऑल्सो वो यूज होती हैं जो कि कुछ और जैसे डेंगू के अगेंस्ट भी देखा गया इसकी इफेक्ट, बट अब इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने देखा कि ये काम करती है कोविड में, इसीलिए इसको भी यूज किया गया है। कोरोना संक्रमण की वैक्सीन न निकलने से कभी गठिया रोग की दवा तो कभी कीड़े मारने की दवा को कोरोना मरीजों पर आजमाया जा रहा है, लेकिन कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। कोरोना रोग पर जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है
कोरोना संक्रमित मरीजों को दवा देने की रणनीति भी वैसे वैसे बदली जा रही है। लेकिन अब तक कोरोना रोकने का सबसे कारगर तरीका मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और बार बार हाथ धुलना ही है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात कही थी और यह भी कहा था कि 1.5 लाख गांवों में बिछा दिए गए हैं। उनके अपने संसदीय क्षेत्र में क्या हालत है, अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। बनारस शहर से लगा ये बेलवरिया पंचायत भवन है। पंचायत भवन में निःशुल्क अनाज बंट रहा था। ग्राम पंचायत अधिकारी अपने कमरे में लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इसी छोटे से कमरे में BBNL के ब्रॉडबैंड का बक्सा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था, लेकिन उसके कटे तार उसकी हकीकत बयान कर रहे थे। हम यहाँ 3 साल से हैं, उसके पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन उस समय वो काम नहीं कर रहा था। फिर उसमें बार बार आ रहे थे, बना रहे थे, कर रहे थे कि अब मैडम स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा। लगभग 6 महीने पहले एक लेटर लेके आए और उस पर लिखा हुआ था कि इसको अब यहाँ से सहज जन सेवा केंद्र पर शिफ्ट करना है। तो हम फिर उसको जाने दिए कि ले जाइए, फिर वहीं लगाइए। यहाँ नहीं चला था, नहीं यहाँ नहीं चला था। जैसे ही हम बाहर निकले, उसी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान ने हमें रोका और पूरे इलाके में ब्रॉडबैंड की हकीकत बताने लगे। डब्बा लगाए हैं, ऊपर नेट भी लगाए थे वाईफाई वाला, वो भी खोल ले गए। तब से अभी कभी चालू नहीं हुआ। और फिर दोबारा कई बार आए, घूमे फिरे, पता गया कहीं कुछ नहीं चालू हुआ, कभी तक चालू नहीं हुआ। ना कोई काम हो रहा है यहाँ पर सरकारी नेट द्वारा। प्राइमरी स्कूल का भी यही हाल है कि खाली खड़ा कर दिए हैं खम्भा मशीन लगा दी है, वो काम नहीं चल रहा है। यहाँ से निकलकर हम पहुँचे पिंडरा ब्लॉक के निहिया गाँव के प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में साफ सफाई भी दिखी और रंग रोगन भी, लेकिन इसी के एक कमरे में तकरीबन 2 साल पहले लगे BBNL के डिब्बे में तार सहित जरूरी उपकरण गायब नजर आए। सिर्फ खाली लगा ये डिब्बा और छत पे लगी वाईफाई नजर आई। उस समय लगा कर वो लोग तो कहे कि जो है बस 1-2 महीने में चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद तो कुछ पता नहीं चला। फ्री वाईफाई मिलता तो उसका उपयोग और अच्छे ढंग से होता। हमें उम्मीद थी कि ब्लॉक में तो व्यवस्था जरूर ठीक होगी। पिंडरा ब्लॉक में कंप्यूटर और नेट पर काम होता भी दिखा, लेकिन पता चला सर्विस एयरटेल की है, BBNL डिब्बा ही बना दिखा। ये लगे इसको 2 साल के करीब हो गया है और ये इससे हम लोग अभी काम नहीं किए, चालू नहीं हुआ। तो हम लोगों का जो UP स्वान का लग गया है, उससे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। उसका नेटवर्क अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं ठीक। तो वो किससे जुड़ा हुआ है? वो UP स्वान का है, एयरटेल से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, वो एयरटेल से जुड़ा हुआ, लेकिन ये नहीं काम, ये कभी काम नहीं किया। ये जब से लगा हुआ है बस काम नहीं हुआ। एयरपोर्ट के नज़दीक हरहुआ ब्लॉक की कहानी भी वही दिखी। BSNL नहीं करता है, लेकिन सरकार द्वारा स्वान की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे स्वान के माध्यम से हमारे यहाँ इंटरनेट चलता है। जब से मैं हूँ तब से एकदम नहीं है, BSNL का कोई नाम नहीं। हरहुआ के बाद हम मॉडल ब्लॉक सेवापुरी पहुँचे, जहाँ BBNL का ब्रॉडबैंड ज़रूर चलता नजर आया। इसके कुछ पंचायतों में भी नेट ऑन मिला। अभी हमारे यहाँ सर 87 ग्राम पंचायत है। सभी जगह पे कनेक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है और सभी जगह पे नेट एक्सेस कर रहे हैं लोग। सभी जगह पे हो गया, कंप्लीट हो गया सर। हर पंचायत में? सारी पंचायत में सर, सारी पंचायतों में सर। बनारस में 8 ब्लॉक और तकरीबन 708 ग्राम पंचायत तक तार बिछाया गया है, लेकिन ज़्यादातर इलाके में इंटरनेट की सर्विस दूर की कौड़ी है। लगभग सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत तक फाइबर ऑप्टिक तार और उसका डिब्बा इंटरनेट होने का एहसास तो कराता है, लेकिन तकरीबन 2 साल बीत जाने के बाद भी ये एहसास हकीकत में नहीं बदला है। लिहाजा दावा चाहे जितना हो, लोगों के भरोसे का कनेक्शन टूट गया है। ऐसे में सरकार इस कनेक्शन को कब तक जोड़ती है, लोगों को इसका इंतजार है। दिल्ली से शरद शर्मा के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आजकल लोग इसी तरह से स्मार्ट सिटी ढूंढ रहे हैं कि बारिश में उनका शहर डूब गया, वो स्मार्ट सिटी कहाँ है।
तो खैर, बुलंदशहर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट देखिए। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आदरणीय शिक्षक फर्जी मार्कशीट पे पेश करके नौकरी में आ गए हैं। ये धंधा चल रहा है और ऐसे में जिन माता पिता ने एक स्कूल पर ये आरोप लगाया, पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने उन्हीं पर मुकदमा कर दिया है। मनीष शर्मा की रिपोर्ट देखिए। राजवीर 2 हफ्ते से एसएसपी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। पहले सीबीएसई बोर्ड ने उनके बेटे का 12वीं का दाखिला रद्द किया और फिर बेटे के स्कूल की तरफ से मुकदमा हो गया। 8वीं क्लास से पढ़ा था, 10th क्लास में फेल होगा। फेल होने के बाद हमने प्रिंसिपल साहब से बात करी कि हमारे बच्चे की टीसी काट दो, हम उसे यूपी बोर्ड में पढ़ाना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने कहा हमसे कि उस यूपी बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, हम आपके बच्चे को यहीं पास करा देंगे, सीबीएसई बोर्ड से ही पास करा देंगे। पास कराने के नाम पे इन्होंने हमसे 2 लाख रुपए लिए। आपको वो 2 लाख रुपए में क्या दिया गया स्कूल? कुछ नहीं दिया गया, एक फर्जी मार्कशीट दी है। किस सन में बेटे का फेल हुआ था? 2018 में ही फेल हुआ है। 18 की ही फर्जी मार्कशीट है जो इन्होंने पकड़ा दिया। कैसे पता लगा आपकी मार्कशीट फर्जी मार्कशीट? जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उसका 12th का, जब पता लगा। किसने बताया आपको? जब वहाँ से सीबीएसई बोर्ड से लेटर आया कि आपके बेटे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। क्या और भी कुछ मामले? हाँ, 2 बच्चे और हैं जो इससे पहले हैं। स्कूल पर आरोप लगाने वाले राजवीर अकेले नहीं हैं। बुलंदशहर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा भी इसी तरह के आरोप लगा रही है। कहा जा रहा है कि इस तरह की शिकायतों को लेकर 5 साल में 2 FIR दर्ज हुई हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है। अब इन्होंने वहाँ अति कर दी है कि फेल बच्चों को पैसे लेके पास करते हैं। 10th के फेल के बच्चों को 11th में करते हैं, 11th के फेल बच्चों को 12th में एडमिशन देते हैं। बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिससे आहत होकर सिख समाज ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। लेकिन स्कूल का कहना है कि सारे आरोप गलत हैं और जल्द ही सारे कागजात मुहैया करवा दिए जाएंगे। आज हम उसके लिए एसपी सिटी साहब से मिले थे, हमने उनके आगे भी अपनी बातें रखी। उन्होंने हमें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, बोले इसके जो भी होगा इसे करके बताइए। यूपी बोर्ड में फर्जी मार्कशीट के गोरख धंधे का पर्दाफाश होने के बाद सीबीएसई से जुड़े स्कूल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन शिकायतों पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने से ये साफ पता चल रहा है कि गोरख धंधा करने वालों की जड़ें कितनी गहरी हैं। बुलंदशहर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक में विजय दान देथा की एक किताब पढ़ने लगा था और इनकी कहानी का एक शीर्षक है सुनहरा सांप। सांप को भी हमारे ये महान साहित्यकार सुनहरा सांप लिख सकते हैं। विजय दान देथा जी बड़े महान साहित्यकार थे। अब राजनीतिक खबरें भी देखिए। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बिहार से पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने पर चर्चा होगी। बैठक में बिहार के प्रभारी महासचिव भूपेंद्र यादव और बिहार चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे देवेंद्र फडणवीस भी हिस्सा लेंगे। उधर बिहार में विपक्षी महागठबंधन में शामिल पार्टियां विधानसभा चुनाव टालने की मांग कर रही हैं। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का निलंबन रद्द कर दिया है। शकील अहमद पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार के मधुबनी से यूपीए उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हार गए थे। पार्टी के निर्देशों के विपरीत चुनाव लड़ने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन अब उनके निलंबन रद्द होने को बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। शकील अहमद कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता भी रह चुके हैं और उनके लौटने से बिहार में कांग्रेस को कुछ मजबूती मिलने की संभावना है। ये कहे कि हम अपने विरोधी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का, वर्कर्स का इनकाउंटर करेंगे, इससे ज्यादा शर्म की बात है। केरल सरकार के सचिवालय में मंगलवार शाम लगी आग के पीछे विपक्ष साजिश देख रहा है। यह आग सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग की राजनीतिक विंग में लगी थी। इसके बाद केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ और बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में अपने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ जांच को भटकाने के लिए लेफ्ट फ्रंट की सरकार साजिश कर रही है और यह आग उसी का हिस्सा है।
विपक्ष ने राज्यपाल को खत लिखकर मांग की है कि केरल के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पूछताछ के लिए तलब किया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। हम नीट और जेई की परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और परीक्षा है एनडीए की जो 6 सितंबर को हो रही है। उससे संबंधित एक छात्र ने पत्र लिखा है मुझे, जिससे आपको समझ में आएगा कि छात्रों को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लिखा है, श्रीमान रविश कुमार, मैं अमन यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूं। हमारी एनडीए की जो परीक्षा है उसका सेंटर इलाहाबाद में पड़ा है, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, और मैं पहले इलाहाबाद में ही रहकर तैयारी करता था, इसलिए अपना सेंटर वहीं दे दिया। लेकिन कोविड-19 के कारण हमें वहां से घर आना पड़ा और आज मैं अपने गाजीपुर ज़िले में हूं। ट्रेन बंद है, हमारा 6 सितंबर को पेपर है और इतने लड़कों के बीच में हम कैसे जाएंगे। पेपर देने बस भी बहुत कम संख्या में उपलब्ध है और यहाँ से इलाहाबाद जाने के जो प्राइवेट वाहन हैं उनका किराया लगभग 7,000 है। तो सर कृपया आप एनडीए का भी मुद्दा उठाइए। इसी तरह से जब हम ट्विटर पर देख रहे थे कि छात्र, सरकार कह रही थी कि उनके नज़दीक परीक्षा केंद्र उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो देखा कि छात्रों ने ट्विटर पर लिखा है कि उनके घर से जो परीक्षा केंद्र है वो 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की दूरी पर है। छत्तीसगढ़ में एक लड़की ने लिखा है कि वो रायगढ़ से रायपुर कैसे जाएगी 370 किलोमीटर दूर परीक्षा देने के लिए, कोई वाहन नहीं है। तो कई जगहों पर इस तरह की दिक्कतें हैं और भी कई तरह की परीक्षाएं इसी दौरान ली जा रही हैं जिनकी चर्चाएं कम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही बीएड की परीक्षा ली गई और कई और सिविल परीक्षाएं ली जानी हैं। तो इस तरह से इन परीक्षाओं पर एक संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से विचार करने की ज़रूरत है ताकि छात्रों की परेशानी का एक उचित समाधान हो सके। ट्विटर पर आज विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और नए सिरे से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। लेकिन वक्त अब कम है। नौजवानों को उम्मीद थी कि सरकार जल्दी फैसला करेगी, लेकिन वो फैसला हुआ नहीं। परीक्षा लगता है सरकार की तरफ से अपने नियत समय पर ही होगी। तो आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।